भोजन नमस्ते। संवाद में आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर 2024 और एक था 11 सितंबर 1895। उस दिन इस धरती पर एक मानव जन्म लिया था, विनोबा जी, विनोबा भावे, गांधी के अनन्य, हम तो मित्र ही कहेंगे, अनन्य मित्र, उनके बिल्कुल प्रतिरूप और गांधी के दर्शन को, गांधी के जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे अपने 1982 तक। और गांधी जी ने जो सपना अपने समय में देखा था उसको साकार करने के लिए, और गांधी जी जिन झंझावातों को उस समय देख रहे थे, पहचान रहे थे, जिस सैद्धांतिक विमर्श से वो संघर्ष कर रहे थे, उस सैद्धांतिक विमर्श को विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया। आज उन्हीं के अनन्य सहयोगी, अनन्य साथी, शिष्य, जो भी कहें, हमारे साथ हैं राष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश खैरनार जी। आइए हम सुरेश खैरनार जी से ही जानते हैं कि विनोबा भावे वो कौन सा दर्शन था जिसको लेकर के आगे बढ़ाए, और खास करके गांधी जी की हत्या के बाद, जिसे कुछ लोग गांधी वध कहते हैं, उसकी सैद्धांतिकी क्या थी, उसकी वैचारिकी क्या थी, और आज 129 साल बाद विनोबा भावे जी को याद करने का क्या मायने बनता है। सुरेश खैरनार जी। जी, विनोबा भावे महात्मा गांधी का सही माने में जो गांधीवाद जिसको बोलते या गांधी का विचार जिसको बोलते, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई और 1951 यानी लगभग 2 या 3 साल के भीतर विनोबा ने पवनार से या सेवाग्राम से अपनी यात्रा की शुरुआत की। 1951 के यही महीना है, सितंबर का ही 12 सितंबर, यानी अपने जन्मदिन के दूसरे दिन। और आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के पोचमपल्ली नाम के गांव में पहुंचे, जहां पर उनको कुछ हरिजन दलित लोगों ने संपर्क किया, हमको जमीन नहीं है, अगर थोड़ी जमीन मिल जाए तो हम लोग अपनी जीविका कर सकते हैं। तो विनोबा के बगल में वहां के लोकल जमींदार बैठे थे, रामकृष्ण रेड्डी। तो रामकृष्ण रेड्डी ने तपाक से बोला कि मैं 100 एकड़ जमीन देता हूँ। वो लगभग 99-98 किसान थे, तो हर एक को 1 एकड़ के हिसाब से जमीन देने के लिए उन्होंने सबने 100 एकड़ जमीन। ये भारत के जमीन के आंदोलन के इतिहास का पहला वाकया है जिसमें विनोबा भावे की वजह से 100 एकड़ जमीन दलितों को, जो सदियों से भूमिहीन, सदियों से संपत्ति विहीन, सदियों से अस्पृश्य, उस समाज के लोगों को पहला बगैर किसी हिंसा से, बगैर किसी जोर जबरदस्ती से, अपने खुद के मन से एक जमींदार ने अपने हिस्से की 100 एकड़ जमीन दान करने का हिस्टोरिकल ओकेजन है। यही महीना है सितंबर का, विनोबा जी के जन्मदिन के दूसरे दिन, पोचमपल्ली। उसके बाद जब हमारे देश में प्लानिंग कमीशन की घोषणा हुई, तो पहले प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने विनोबा जी को बुलाया। तो विनोबा जी ने कहा कि मैं आ रहा हूं तुरंत। तो पवना से विनोबा जी पैदल निकले, तो 2 महीने की यात्रा करते हुए आपके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली पहुंचे। उस रास्ते में उन्होंने फिर से 30,000 एकड़ के आसपास जमीन लोगों से भूदान में इकट्ठा की थी, और फिर प्लानिंग कमीशन को जो भी सलाह देनी थी वो दिया होगा उन्होंने। लगभग 3 हफ्ते से ऊपर ठहरे थे राजघाट पर, उनके लिए स्पेशल कुटिया बनाई गई थी, और वहां से वो आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में घुसे। और उत्तर प्रदेश में आपको आश्चर्य लगेगा, उन्होंने 2 महीने के भीतर 40,000 से ऊपर एकड़ जमीन। और सबसे आश्चर्य की बात, आपके जो काशी के जो राजा थे, जब वो बनारस में ठहरे तो उस समय विनोबा के पास पूरे जमीन का कुछ 80-90 हजार का मामला इकट्ठा हो गया था।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह मिला के 1 लाख के लिए 10,000 एकड़ जमीन कम थी। तो रामगढ़ के आपके महाराजा, रामगढ़ की बोलूंगा ना, या बनारस के महाराजा, बनारस के महाराजा को क्या बोलेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। रामनगर। हाँ, रामनगर के महाराजा ने कितनी जमीन चाहिए बाबा पूछा और हिसाब देखा 1 लाख के लिए, तो बची भी 10,000 एकड़ जमीन रामनगर के महाराजा ने लगे हाथ वहां पर दान दे दी। विनोबा तो ऐसे नहीं थे कि सिर्फ दान ले लिया और हो गया। राजा साहब को बोला कि आपको इस काम में लगना होगा। वो सिर्फ उनका दान लेकर रुके नहीं, राजा साहब को भी उस काम में लगाया उन्होंने, और राजा साहब ने कुछ हद तक काम किया भी भूदान का। तो महात्मा गांधी का जो विचार था ग्राम स्वराज्य का, भारत के 6 लाख से ऊपर देहातों की मुक्ति का, उसको सही मायने में अमली जामा पहनाने की कोशिश अगर इस देश में किसी ने की होगी तो आचार्य विनोबा भावे ने की है। तो उस हिसाब से उनका भूदान का जो पूरे विश्व में, अभी तो अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोप सब देशों के मुल्कों का उनके भूदान के आंदोलन के ऊपर अध्ययन चल रहा है, रिसर्च हो रहा है। सैकड़ों लोगों ने पीएचडी वगैरह हासिल की है, कुछ कर भी रहे हैं। तो आचार्य विनोबा भावे का आजादी के आंदोलन का पहले सत्याग्रही के रूप में एक योगदान, उसके बाद में ये भूदान वाला जो विश्व के इतिहास में जबरन जोत आंदोलन सोशलिस्टों ने किया, कम्युनिस्टों ने किया, कम अधिक प्रमाण में सभी ने किया, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से किया है। लेकिन जितनी जमीन विनोबा भावे ने भूदान के आंदोलन से इकट्ठा की, 50 लाख से ऊपर जमीन, 50 लाख हेक्टेयर से ऊपर जमीन आचार्य विनोबा भावे ने सिर्फ लोगों से प्रार्थना करके हाथ जोड़ के इकट्ठा की। ये विश्व के इतिहास में क्रांतिकारी अध्याय है जो विनोबा भावे के नाम पे जमा है। 13 साल की यात्रा की, 50,000 से ऊपर मील, किलोमीटर नहीं मील चलने का रिकॉर्ड है उनका 13-14 साल का। मेरे अपने भी गांव में आए हैं, मैं भी छोटा बच्चा था, उनके स्वागत के लिए रात भर से जाकर हम बैठे हुए थे, और वो आए तो मुझे देख याद आ रहा, एक बच्चा पहना हुआ बूढ़ा आदमी, और बारिश हो रही थी लगातार। यही थी डॉक्टर साहब, हमें कह रहे थे कि उनके भूदान के और विनोबा जी के तमाम कृत्यों से हम सारे लोग परिचित हैं, वो तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आंदोलन रहा है। हम चाहते हैं कि आप जिक्र करें कि गांधी जी की हत्या हुई, और गांधी जी की हत्या के बाद गांधी के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी विनोबा भावे की भी, और उसमें जयप्रकाश नारायण जी थे और नेहरू भी थे, सब लोग थे। तो उसके बाद से जो परिस्थितियां बनी, और जिस तरीके से उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरीके से अछूत माना जाता था भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में, क्योंकि गांधी से इतनी मोहब्बत लोगों को थी कि उसके हत्या करने वाले को एक निर्दयी और एक पापी ये लोग मानते थे, और अछूत थे, एक तरीके से त्याज्य थे पूरे भारतीय समाज में। लेकिन इस 70 सालों में जो स्थिति बनी है, उसमें विनोबा भावे जी की वह संस्था, और उस संस्था के अलावा भी और भी जो संस्था था, गांधी दर्शन हुआ, गांधी शांति प्रतिष्ठान हुआ, हमारा गांधी विद्या संस्थान है, और आज की तारीख में जिस सर्व सेवा संघ की स्थापना विनोबा भावे साहब ने किया, उसके उस पूरे वैचारिकी के स्थल को, हमारे जो बनारस से था, उनका साहित्य प्रकाशन चलता था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो इस पूरी यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? इन संदर्भों में विनोबा भावे जी को याद करने का क्या मायने है? गांधी इज गॉन, हु विल गाइड अस नाउ, इस टाइटल से गोपाल कृष्ण गांधी जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब उन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब नहीं है असल में, ये सर्वसेवा संघ की स्थापना की बैठक का मिनट्स है, डे बाय डे के। 11 मार्च से 14 मार्च 5 दिन बैठक तो महात्मा गांधी की उपस्थिति में ही होने की बात थी, लेकिन उस दौरान 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हो गई। तो वो जो टली बैठक, वो 11 मार्च 1948 को सेवाग्राम में बुलाई गई। उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, विनोबा भावे, कृपलानी जी, जेपी
आचार्य दादा धर्माधिकारी, जिन्होंने ये किताब का, जिसको मिनट्स बोलते मीटिंग के, वो लिखे हैं, क्योंकि ये सब गोपाल कृष्ण गांधी ने प्रस्तावना में लिखा है और आगे जाके लिखा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अनुपस्थिति इस मीटिंग में बहुत बड़ी कमी थी, ये भी लिखा है उन्होंने। तो इस बैठक में 4-5 दिन का जो मंथन हुआ, जिसमें देश के उस समय के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू अध्यक्षता कर रहे थे उस बैठक की, और विनोबा भावे उस बैठक में 2 या 3 दिन तक चुप रहे। 14 तारीख शायद आखिरी दिन उन्होंने खुद ही कहा कि मैं विनोबा उसी जाति में पैदा हुआ हूं जिस जाति में गांधी का हत्यारा भी पैदा हुआ है। मैंने भले जाति छोड़ दी होगी सर्वोदय और गांधी जी के प्रभाव में, लेकिन मैं भूल नहीं सकता कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला हत्यारा ब्राह्मण, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था। और आगे जाके विनोबा बोलते, और वो जिस संगठन का था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों ने बनाया हुआ संगठन है। उस संगठन के सिपा सालार, ऑफिस बेरर मैक्सिमम मराठी ब्राह्मण होते हैं। भले वो पंजाब, मतलब उस समय का ज्वाइंट पंजाब बोल रहा मैं, मतलब वर्तमान लाहौर वगैरह, पंजाब से लेके बंगाल, मतलब अभी का बंगाल यानी पूरा बांग्लादेश तक, मद्रास से लेके पूरा देश भर में इनके जो सिपा सालार, जो कार्यकर्ता जो है, वो सबके सब महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। और ये सत्य है। भाऊराव देवरस, बाला साहब देवरस जो संघ चालक थे, उनके बड़े भाई साहब भी प्रचारक थे और वो मैक्सिमम समय महाराष्ट्र के बाहर ही रहे। नानाजी देशमुख है तो मेरे बगल के, यहाँ एक टिमटेला नाम का गांव है, वहां के एक छोटा स्टेशन है नागपुर से अमरावती जाने के रास्ते में, लेकिन नानाजी देशमुख को उत्तर प्रदेश के गोंडा और उत्तर भारत के काम के कारण ज्यादा जाना जाता है। कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री भी रहे, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। तो इस ढंग से मराठी ब्राह्मणों का आरएसएस ने जो देश भर में फैलाव किया अपने संघ के प्रचार के लिए, तो विनोबा जी ने इस बात पे उंगली रखी कि गांधी का हत्यारा महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था और उसका जिस संगठन के साथ संबंध था वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों ने बनाया हुआ संगठन है। और आगे जाके बोला कि अभी हाल ही में मैंने उनके संघ चालक गोलवलकर का वक्तव्य पढ़ा कि हमारा आदर्श अर्जुन होना चाहिए। अर्जुन क्यों? अर्जुन ने अपने गुरु, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को प्रणाम किया और उनका वध किया। जो वध शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, वही शब्द गोलवलकर ने उस संदर्भ में इस्तेमाल किया। तो विनोबा ने कहा कि ये गीता के मेरे से कम उपासक नहीं है। विनोबा ने गीता नाम की किताब लिखी है, धुलिया के जेल में गीता प्रवचने करके, उसको सानी गुरुजी ने जो नोट्स ली थी उसके बहाने वो किताब निकली। और बहुत सारे लोग कहते कि खाली विनोबा ने एक किताब भी लिखी होती ये वाली तो विश्व में अमर हो गए होते, बुदान और अन्य काम तो छोड़ ही दीजिए। तो उस गीताई का मैं भी एक भक्त हूं, लेकिन बेचारी गीता देखिए उसका अर्थ ये लोग कैसे लगाते हैं। जो अपने गुरुजनों का, जो अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों की हत्या कर सकता है वो अर्जुन अपने आदर्श होना चाहिए। बेचारी गीता, उस अर्जुन को ये लोग स्थित प्रज्ञ बोल रहे हैं। मतलब अपने रिश्तेदारों की, अपने मित्रों की, अपने गुरुजनों की जो हत्या कर सकता है वो स्थित प्रज्ञ। विनोबा गीता के इंटरप्रिटेशन को लेके आरएसएस के बारे में यहाँ से बहुत चिंतित है, बहुत गुस्से से उन्होंने बोला है। और इसलिए मुझे आप सब लोगों को बताना है कि आप आरएसएस को सिर्फ दंगा फसाद करने वालों की जमात मत समझिए। आरएसएस भी फिलासफी की जमात है और धर्म ग्रंथों का इंटरप्रिटेशन करने का उनका अपना तरीका होता है। बेचारी गीता, जिसके बारे में वो इस ढंग से बता रहे हैं कि आपको स्थित प्रज्ञ होना है, और इसी तत्व ज्ञान के कारण महात्मा गांधी की हत्या कोल्ड ब्लडेड रूप से उनको प्रणाम करते हुए नथुराम गोडसे ने उनकी छाती पर जो गोलियां दागी 30 जनवरी 1948 के दिन शाम के 5:17 पर। तो विनोबा जी कहते हैं कि मैं
महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण होने के नाते इस बैठक में अनाउंस करता हूं, ऐलान करता हूं कि हमारा नैतिक दायित्व बनता है मराठी ब्राह्मण के नाते, और हम मराठी लोग ही इसका बंदोबस्त कर सकते हैं। आरएसएस फासिस्ट शब्द विनोबा ने इस्तेमाल किया है, फासिस्ट, मैं नहीं बोल रहा, आचार्य विनोबा भावे का शब्द है। आरएसएस फासिस्ट विचारधारा का संगठन है, और इस संगठन को आप ऐसे ही ये बहुत फैला हुआ है पूरे देश भर में। 48 की बात बोल रहा हूं मैं, जब आरएसएस की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। पूरे देश भर में फैला हुआ संगठन है, और इस संगठन को अगर डील करना है, इसके साथ में अगर किसी को कुछ करना है, तो आपको अच्छा लगेगा, उन्होंने सोशलिस्ट का नाम लिया है, जबकि कांग्रेस भी थी और अन्य पार्टियां भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें सोशलिस्टों का शामिल होना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आगे जाके उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, जो अपने आप को इंसान समझते हैं उन सभी का एक सामुदायिक मोर्चा बने और सब मिलकर आरएसएस का बंदोबस्त करना चाहिए। हम जब आजादी के आंदोलन में जेल में जाते थे, तब आरएसएस वाले पुलिस और सेना की भर्ती करते थे। आरएसएस वालों का और ब्रिटिश लोगों का आपस में मेलजोल था। ये पूरा विनोबा जी का वक्तव्य इस किताब में। मैं आपातकाल के दौरान या जेपी आंदोलन के दौरान विनोबा जी की भूमिका के कारण थोड़ा विनोबा जी से गुस्सा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पर विनोबा मौन रख के चुप हो गए थे 1-2 साल। लेकिन यह किताब में का उनका आरएसएस के प्रति जो उन्होंने जो 1948 में बोला हुआ जो वक्तव्य है, वो पढ़कर मेरे अंदर का पूरा मैल साफ हो गया, आनंद प्रकाश जी। और मैंने लिखा कल ही मेरे लेख में कि आचार्य विनोबा भावे का आपातकाल या जेपी के आंदोलन के दौरान का जो भी कुछ रोल था, सही गलत छोड़ दीजिए, लेकिन आरएसएस के बारे में 1948 में गांधी हत्या के बाद में जो मंथन हुआ, उस बैठक में आचार्य विनोबा भावे एकमात्र आदमी पूरे प्रोसीडिंग में, बाकी लोगों के दुनिया भर के भाषण है, लेकिन विनोबा भावे का पिन पॉइंट आरएसएस को पकड़ने का भाषण है। और विनोबा भावे आज से कम 76-75 साल पहले इशारा दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ हम सब लोगों का सामुदायिक मोर्चा बनना चाहिए। और वो मोर्चा आज भी 76 साल में नहीं बना है, नहीं बना है। हम आचार्य भावे की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ाते हैं जी। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आचार्य विनोबा भावे की जयंती का सही स्मरण यही हो सकता है कि उन्होंने इसमें जो चिंता जाहिर की है आरएसएस के बारे में, जो अभी 100 साल पूरे करने जा रही है, तो इसलिए आरएसएस के खिलाफ सही मोर्चा अभी भी नहीं बना है। उल्टा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के बुलिंग कर रहे हैं, और इसी कारण सब संस्थाएं एक एक करके आरएसएस के, बीजेपी के गले में चली जा रही है। और इसलिए आरएसएस के खिलाफ मोर्चा बनाने के विनोबा जी का आधा अधूरा सपना पूरा करने का इस जयंती के बहाने मैं सभी विनोबा जी के प्रति आदर रखने वालों को प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा आरएसएस के खिलाफ, उनका भी 100 साल होने जा रहा है, इसलिए अति आवश्यक है बनाने का। जी खैरनार जी, हमें कह रहे हैं कि इत्तेफाक है या आप जो कहिए कि 11 के बाद एक 12 सितंबर भी आता है, और 12 सितंबर को जयप्रकाश नारायण जी को भी हम लोग याद करते हैं। और वो जो सर्वसेवा संघ की स्थापना हुई थी उसमें अक्टूबर, अच्छा अक्टूबर 1 महीना पहले याद कर रहे हैं आप। अच्छा मैंने तो उसमें जयप्रकाश नारायण की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी सर्वसेवा संघ की स्थापना में और पूरे आंदोलन को चलाने में। लेकिन ये कहा जाता है, आपने भी जिसका जिक्र किया है, कहा जाता है कि जो अछूत हुआ करती थी राष्ट्रीय स्वयं संघ या जो उसका राजनीतिक संगठन उस समय जनसंघ हुआ करता था, जो अछूत हुआ करता था, त्याज हुआ करता था, उसको जयप्रकाश नारायण ने छू करके पवित्र कर दिया। जैसे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जितने ऐसे तत्व हैं सब उनको ला करके एक उनके यहाँ वॉशिंग पाउडर है, भाजपा वॉशिंग पाउडर, उसमें डाल करके सबको शुद्ध कर देते, स्वच्छ कर देते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन में उन लोगों को सक्रिय भागिता देकर के, सहभागिता देकर के उनको पवित्र कर दिया। और ऐसा माना जाता है, मानते हैं लोग कि अगर जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन में या कांग्रेस विरोध की जो लहर चली थी उसमें अगर वो इनको न शामिल किए होते तो शायद आज जो स्थिति है कि ये जो भस्मासुर
पैदा हो गया और पुष्पित पल्लवित होकर बढ़ गया। और आज वो पूरे के पूरे गांधी दर्शन को, गांधी दर्शन तो एक तरीके से उनके वैचारिकी के विरुद्ध था, लेकिन वो लोग उसमें सक्रिय रूप से लगे और अंदर घुन की तरीके से चाल करके आज वो अपने आप को इतना मजबूत कर लिए हैं कि इनकी सारी संस्थाएं, सर्वसेवा संघ तक को वो ये लोग उसको सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है। उनके सारी संस्थाओं को, साबरमती इन्होंने ध्वस्त कर दिया, वर्धा इन्होंने ध्वस्त कर दिया, बनारस का इन्होंने ध्वस्त किया, गांधी दर्शन इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो आज की तारीख में जब हम मन विनोबा भावे को याद करने के लिए जब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो आज हमारे बनारस में 100 दिन का लगातार वो एक सत्याग्रह लोग शुरू किए हैं, सत्याग्रह लोग शुरू करने जा रहे हैं, शुरू किए हैं। 1 साल हो गया बनारस कैंपस को ध्वस्त किए हुए। तो ऐसी हालत में विनोबा भावे जी को याद करना, और विनोबा भावे जी को याद करने वाले उस सत्याग्रह के साथ ही आज की तारीख में भी जयप्रकाश नारायण के भक्त लोग भी हैं, इधर भी हैं और उधर भी भगवान अपना जयप्रकाश नारायण के भक्त लोग हैं जो इसको ग्रास बनाने पर लगे हुए हैं या ग्रास बना चुके हैं लगभग। गांधी विद्या संस्थान तो आज की तारीख में उसका जिसको वो नियुक्त किया गया है वो राम बहादुर राय है। राम बहादुर राय क्या है? अगर ऐसे देखा जाए तो भाई जेपी आंदोलन के हीरो तो राम बहादुर राय भी है। तो ऐसी हालत में आप आज विनोबा भावे जी को याद करने का क्या मायने समझते हैं? कितनी ईमानदारी के साथ हम जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय मैं 20-22 साल का युवक था, जस्ट कॉलेज में पढ़ रहा था, और मैं देख रहा था कि उस समय कम्युनिस्टों ने जेपी को सीआईए का दलाल और दुनिया भर का क्या क्या गालियां देना शुरू किया था। श्रीपाद अमृत डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक है, तो उस समय, और बिहार कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार सीपीआई जो है जिसके नेता जगन्नाथ सरकार थे, मुझे पूरा याद आ रहा कि वो एक तरह से पूरा एंटी सीआईए ऐसा कैंपेन चलाया जयप्रकाश जी का नाम ले लेकर। मैंने अपने कानों से सुना है भाई बर्दन को, मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है श्रीपाद अमृत डांगे को। तो ये जो कम्युनिस्टों ने हिस्टोरिकल गलती की है, मैं सीपीआई पर्टिकुलरली सीपीएम नहीं, मैं सीपीआई की बात कर रहा हूँ, जो भारत की उस समय की बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी मानी जाती थी, ओरिजिनल पार्टी है, बाद में उसके धड़े होते गए वो अलग बात है। तो ये जो ऐतिहासिक गलती कम्युनिस्टों ने की थी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय, उस समय पे 35 से 40 सीपीआई के एमएलए थे बिहार विधानसभा में, वे कम नहीं थी संख्या, और अच्छा खासा जन संगठन था, उनका आंदोलन था, उनका जमीन को लेकर भी काफी बड़ा काम था बिहार में और दक्षिण में भी। अगर उस समय सीपीआई ने ये जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन तो किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी सत्ता के लिए तो नहीं था, वो तो भ्रष्टाचार और मुख्य रूप से वो आंदोलन छात्रों का था। जयप्रकाश का भी बोलना गलत है। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस के पैसे बढ़ाने को लेकर, और वहां से वो आंदोलन बाद में बिहार में और बाद में फिर और भी देश भर में फैला। और उस समय का मुद्दा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बातों को लेकर वो आंदोलन था। जो स्थिति 1971 बाद तक की स्थिति संगीन थी देश की, लेकिन उस समय सीपीआई ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती की, और उस समय अगर सीपीआई इस आंदोलन में रही होती, मेरा अपना एनालिसिस है, अभी तक किसी ने कहा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं शायद पहला आदमी होगा जो कह रहा है साफ साफ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि वो आरएसएस को उस समय प्रवेश देकर बहुत अच्छा हुआ नहीं है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण उस समय की बहुत अच्छी विरोधी दल की हैसियत रखने वाली सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके मुख्य नेता श्रीपाद अमृत डांगे थे, जयप्रकाश नारायण के खिलाफ उन्होंने जिस ढंग से पर्सनल कैंपेन चलाया, और जयप्रकाश सीपीआई का दलाल, सीआईए का दलाल और क्या क्या बोल कर गरियाते रहे। 1 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, मैंने उनके कन्वेंशन देखे जगह जगह, मैं अटेंड किया हूँ। तो ये बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल गलती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। अगर उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में वो शामिल हुए होते तो आरएसएस की हिम्मत नहीं हुई होती। आखिर देखिए, ये जन आंदोलन था, जैसे ये अन्ना हजारे का 2013 का आंदोलन था। अब जन आंदोलन में आप ये नहीं कह सकते कि तिवारी जी आप आ सकते, आप नहीं आ सकते, फलाने आ सकते, फलाने नहीं आ सकते, क्योंकि वो जन आंदोलन है, नाम ही उसका जन आंदोलन है। तो उसमें आरएसएस एक नीतिगत, एक बहुत व्यूह रचना के तहत बहुत सूढ़ तरीके से शामिल हुआ, इसकी भी मुझे जानकारी है। उसके मुख्य
आर्किटेक्ट नानाजी देशमुख है, राम बहादुर वगैरह ये छोटे कलाकार है। नानाजी देशमुख वॉज द मेन पर्सन जिसने इस आंदोलन के इंपॉर्टेंस को जाना, और उसने बाकायदा तय करके राम बहादुर राय से लेकर गोविंदाचार्य से लेके जगह जगह के लोग अपने तैनात किए, और वहां पर उन्होंने अपने इस ढंग से इस आंदोलन में अपनी खुद की जो गंगा जल छिड़कने वाली बात है ना, अपने आप को पवित्र कर लेना, वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उनको मिला। और उसमें का सबसे बड़ा लाभार्थी अगर कोई दल है आज भारतीय जनता पार्टी और कोई संगठन है तो आरएसएस, और इसके बारे में मेरे अपने लेख है। जी सर, इसके बारे में मेरे अपने विस्तृत लेख है, मैं चाहूँ तो करता हूँ। सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह तो सच है कि कम्युनिस्टों के साथ ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनमानस को और भारत की आवश्यकताओं को, भारतीय सामाजिक संरचना का सही तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाए। हालांकि अपने आप को वो वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि है, और मार्क्सवाद तो अपने आप में वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। और मार्क्स ने जो दृष्टि दी थी, मार्क्स ने, और उनका एक कहना था कि ये जो टेक्निक है इसको आप अपने जहां लागू कीजिए। और उसी के चलते इन लोगों ने, इनके साथ एक दिक्कत है कि ये जिसके साथ खड़े होते हैं तो एकदम जम के खड़े हो जाते हैं। जैसे 1942 में खड़े हुए थे तो साहब जैसे ब्रिटिश सरकार के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उनका सीधे सीधे टक्कर हो रहा था सोवियत रूस से, और उनको समाजवाद को बचाना था, तो इसलिए 1982 में वो भारत में भी उनके साथ खड़े हो गए। और यही स्थिति हो गई थी इंदिरा के साथ भी, ये लोग खड़े हो गए थे मजबूती के साथ। खैर इंदिरा के साथ खड़े हुए तो बहुत सारे वो जनहित के काम भी करवाए, लेकिन जब इंदिरा के खिलाफ, इंदिरा के शासन के खिलाफ, उनके कार्यशैली के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ जब जनता के बीच से आवाज उठ रही थी, तो उस समय भी ये लोग जबरदस्त तरीके से खड़े होते। निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी भूमिका थी, कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा जनाधार था, कम्युनिस्ट पार्टी नेक्स्ट टू कांग्रेस मानी जाती थी, लेकिन इन्होंने वो मौका चूक गए, जिसके चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक छद्म रूप से कहिए जैसे रणनीतिक रूप से आ गए। और वही स्थिति है कि आज की तारीख में फिर ऐसी स्थिति बन गई है कि कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर के वो आंदोलन चला, और आज की तारीख में कांग्रेस मुक्त तो हो गया, लेकिन कांग्रेस मुक्त कितना हुआ, और फिर उसके चलते आज की तारीख में यह जो एकत्रीकरण हो रहा है कि भाजपा मुक्त कहा जा रहा है, संघ मुक्त का भी नारा नहीं लगा हुआ है फिर भी, जबकि मूल वैचारिकी तो संघ है। भाजपा तो अपने आप में कुछ नहीं है। मोदी आते रहेंगे जाते रहेंगे, अमित शाह आते रहेंगे जाते रहेंगे, तमाम लोग, असली ठिया तो गाड़ता है वैचारिकी। और उस वैचारिकी से निपटने के लिए अभी जो ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, इसमें भी इतनी महत्वाकांक्षाएं टकरा रही हैं। हम लोगों ने देखा लोकसभा से पहले विधानसभाओं का चुनाव हुआ, और उसमें किस तरीके से कांग्रेस ने उल्टी पलटी करके सब बिल्कुल गुड़गोबर कर दिया, और उसी का परिणाम हुआ कि लोकसभा में भी इनको ये लोग नहीं हटा पाए। और उस लोकसभा चुनाव के बाद अभी ये जो विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें भी इंडिया गठबंधन कहीं से एकजुट नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं तो हरियाणा देख रहा हूँ, यहाँ पर भी एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही है, कश्मीर में। तो ऐसी हालत में आज की तारीख में विनोबा भावे को याद करने का मायने तो ये बनता है कि संघी विचारधारा के विरुद्ध, संघी वैचारिकी के विरुद्ध वो एकजुटता होगी कि नहीं होगी, जिसका आधार निश्चित रूप से केवल और केवल एक वैचारिकी हो सकती है, वो हो सकता है समाजवाद। उस समाजवाद के प्रति कांग्रेस कितनी आस्थावान है, कांग्रेस अपने ही नेहरू के आदर्शों को कितना केंद्र में रख पा रही है, और उस समाजवाद को केंद्रित करके क्या लामबंदी होने की स्थिति बन रही है हमारे देश में। खैरनार जी, माओ को मिलने के लिए एक कम्युनिस्टों का दल गया था भारत से, जिसके एक सदस्य मुझसे क्रॉस हो गए। उनका नाम था कानू सन्याल। कानू सन्याल ने खुद व्यक्तिगत रूप से मुझे नक्सलबारी में, जब मैं राष्ट्र सेवा दल के काम के लिए गया था, तो हमारी लंबी मुलाकात हुई। आधा दिन से ऊपर में उनके साथ में था, खाना भी खाया, दोपहर के रेस्ट भी किए एक साथ में। तो उन्होंने हंसते हुए मुझे कहा कि सुरेश जी, हम लोग नेपाल के रास्ते से चीन गए थे, और माओ जी से 1 के 1.25 महीना थे चीन में। कुछ ट्रेनिंग वेनिंग भी दिया गया उनको, क्या क्या साहित्य भी पढ़ाया गया। लेकिन माओ ने हमारी खबर ली। बोले, माओ ने कहा कि आवर चेयरमैन इज माओ, हमारे चेयरमैन
माओ, ये जो स्लोगन आप लोग लगाते रहते हो भारत में, ये गलत है। आपको भारत का अपना खुद का चेहरा ढूंढना होगा। मैं चीन का हूं, मैं चीन का चेयरमैन हूं, आपका नहीं। आप अलग स्वतंत्र मुल्क के लोग हो। ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल गलती कर रहे हैं आप लोग। एक चीन के आदमी को आपका चेयरमैन बताकर भारत में आप कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का काम नहीं कर सकते। ये माओ ने खुद हमको डांट के बताया है, ये मुझे कानू सन्याल ने खुद कहा है। 4 या 5 ही लोग गए थे, उनमें से एक जीवित मुझे मिले, और इन्होंने खुद कहा कि सबसे पहले माओ ने हमारी खबर ली कि आप भारत में अपना खुद का प्रतीक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत जो आपने जो दुनिया भर का जो गिनाया 42 से लेकर अभी तक का, 42 की क्या मजबूरी थी? 42 में उधर स्टालिन ने हिटलर के साथ में समझौता कर लिया था, इसलिए उनके लिए वो लोकयुद्ध लग रहा था। लेकिन जब पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया और रशिया की सीमाओं के अंदर घुसना शुरू किया, तब स्टालिन की भी नींद उड़ी। तब फिर उनके लिए वो साम्राज्यवादी युद्ध हो गया। ये जो रशिया की तरफ देखते हुए अपने खुद की पॉलिसीज बदलने वाली जो नीतियां है, ये कहावत है ना हमारी मराठी में कि मास्को में बारिश होती है तो यहाँ नागपुर में छाता लेके कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर घूमते रहते हैं। तो ये जो इस ढंग की जो बेवकूफ़ी है, रशिया अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में किसके साथ क्या मजबूरी करता है, या अभी देख लीजिए। अभी तो रशिया को कम्युनिस्ट रशिया बोलना गलत है, लेकिन अभी यूक्रेन के साथ जिस ढंग से बिहेव चल रहा है, क्या आप पुराने कम्युनिस्ट इसलिए आप यूक्रेन के ऊपर हमला पसंद करेंगे? तो इस ढंग से हमारे अपने देश में आप कम्युनिज्म या सोशलिज्म या किसी भी इज्म की स्थापना कीजिए, उसकी पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, लेकिन उसके आधार पे आप डिसीजन लेना जो माओ ने कानू सन्याल को डांटा था, उस ढंग से हम भी कह रहे हैं कि भारत के जो भी नीतियां है, आज़ादी के आंदोलन की बात हो, जयप्रकाश नारायण के समय के आंदोलन की बात हो, या आज के वर्तमान समय की राजनीति का जो आपने थोड़ा सा खाका खींचा उस समय की बात हो, वर्तमान समय के जो सवाल है उनको देखते हुए आपने अपने निर्णय लेने चाहिए। अब देखिए, बंगाल में एक बलात्कार को लेके हर 18 मिनट में इस देश में एक बलात्कार होता है, लेकिन सीपीआई सीपीएम यानी पूरा लेफ्ट बीजेपी के साथ हैंड इन ग्लो हो गया है। मुझे बहुत दुख है, मैं 15 साल कलकत्ता में रहा हूं, मेरा अपना एक सेकंड होम जैसा है वो। वहां किसी महिला डॉक्टर के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, बहुत दुखद स्थिति है। अरे लेकिन उसी दिन मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, उसी दिन बदलापुर में 3.5-4 साल की बच्चियों के ऊपर हुआ, एक स्कूल को, महाराष्ट्र में। आप खाली एक ट्रेनी डॉक्टर की बात को लेकर जिस ढंग से ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर आंदोलन से, मैं बिल्कुल ममता बनर्जी का सपोर्टर नहीं हूं, मुझे बिल्कुल ममता बनर्जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पसंद नहीं है, मैं कई बार टीका टिप्पणी कर चुका हूं। लेकिन वर्तमान समय में कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट लोग बंगाल में जो गलती कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकल गलती कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी अपने खुद के, अच्छा बंगाल में कुछ भी किया तो भी किसको स्कोप है? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। तो ये जो बीजेपी को कारपेट बिछाने का काम जाने अनजाने में, कभी जेपी आंदोलन के समय, कभी अभी बंगाल के रेप के खिलाफ के आंदोलन के कारण, अन्ना हजारे के आंदोलन के समय, ये जो इतिहास के क्रम में समय समय पे ये जो कुछ गलतियां जो होते रहती है, जो की गई है, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी हम लोग याद कर रहे हैं अपने विनोबा भावे जी को, और खास करके मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जिस वैचारिकी के या जिस संगठन के लिए विनोबा भावे जी अंत तक संघर्ष करते रहे और उन्होंने उसको मजबूती प्रदान करने के तमाम काम किया, उनके उस वैचारिक केंद्र को, उनके उस साधना स्थल को बनारस में ध्वस्त कर दिया गया। और 1 साल होने को है, 1 साल हो गया, और आज से 100 दिन का सतत सत्याग्रह इन लोगों ने शुरू किया है। और उसमें उनकी अपेक्षा है कि कांग्रेस भी और सारे लोग उसमें सहयोगी बने, उसमें साथ बने। और जैसा आप जानते हैं कि ये लोग तो
सबका साथ सहयोग मानते हैं, और जयप्रकाश नारायण के भी जो शिष्य लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, लोहिया के मानने वाले लोग हैं, सबका उन्होंने आह्वान किया है। तो ऐसी हालत में क्या आपको लगता है कि जयप्रकाश नारायण के सीढ़ी बना करके जो लोग चढ़े, ऊपर चढ़े, विनोबा भावे को तो खैर अलग करें, वो सारे लोग क्या विनोबा जी के उस साधना स्थली को, जयप्रकाश नारायण की उस साधना स्थली को मुक्त करने के बारे में या उसके पुनर्निर्माण के बारे में कोई सहयोग कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं? देखिए, इतिहास के क्रम में हर समय कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिसको कच्चे धागे बोलते हैं, तो ऐसे हर आंदोलन में है। जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर भी जो लोग जिस ढंग से 2-3 साल से जो झगड़े आपस में चल रहे, इन झगड़ों में उनको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि इसमें आरएसएस को पुश कर रहे हैं वो लोग, और इसी कारण साबरमती आश्रम, इसी कारण गांधी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, और अभी आप बनारस के हैं तो बनारस की बात आप बार बार कर रहे हैं। ये जो आरएसएस को जो एडवांटेज मिला है, इसके लिए आरएसएस तो खुद तो है ही शातिर, लेकिन हमारे अपने भी कुछ लोग हैं जिसको हम ढीली कड़ियाँ बोलते, कमजोर कड़ियाँ बोलते, वो लोग एक अलग अलग गुट बनाकर जिस ढंग से गुटबाजी चल रही है, उस गुटबाजी में बनारस का जो मूल डॉक्यूमेंट जो थे, कागज पत्र उस जमीन के, जब एट ए टाइम कलेक्टर को डिसीजन लेना था, उस समय वो मूल डॉक्यूमेंट कोई दाखिल नहीं कर सका क्योंकि वो गायब कर दिए गए थे, और बाद में दावा कर ले कि हमारे पास मूल डॉक्यूमेंट थे। तो इस ढंग से विनोबा भावे को जो जमीन दी गई थी, उस जमीन को आरएसएस ने दखल करके अभी इंदिरा गांधी के नाम से सेंटर बनाए, राम बहादुर राही वहाँ बैठते हैं, सुना है, लेकिन मूलतः वो जमीन आचार्य विनोबा भावे को दी गई थी। वो जमीन का इस ढंग से व्यारा न्यारा होना, तो लगभग 100 से ऊपर एकड़ जमीन का मामला है, छोटी मोटी 112 या 13-14 एकड़ जमीन है कुछ वो। तो वो जमीन जहाँ नमो घाट बनाकर एक हाथ ऐसा लंबा चौड़ा एक हाथ का मॉडल बना के नरेंद्र मोदी बनारस वालों को नमो घाट उसका नाम दिया है, नरेंद्र मोदी नमो। और वो जमीन जहां तक मैंने सुना है कि अदानी को दुनिया भर का डेवलपमेंट करने के लिए 5 स्टार होटल्स और ये और वो और क्या, क्योंकि मूल बनारस में तो कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है, तो ये बल्क में इतनी बड़ी जमीन और बनारस से सटी हुई, पैदल चल के मैं गया हूँ विश्वनाथ मंदिर को, जब मैं अभी आया था ये दहाने के 1 साल पहले, तो उस लोक निर्माण आंदोलन के पहली बैठक में मैं जब शामिल था, तो सवेरे सवेरे मैं 5 बजे वो जो विवादास्पद मामला चल रहा है उसको देखने के लिए मैं उठ के गया, हम पैदल ही चले गए थे, यानी वॉकेबल डिस्टेंस में राजघाट की इस जगह से विश्वनाथ मंदिर या ये दुनिया भर के घाट ये सब मौजूद है, यानी बहुत की पोजीशन में ये जमीन है। तो इस जमीन के ऊपर दुनिया भर के लोगों की नजरें थी, और अब ये आपस के झगड़ों का इनको भी बहाना मिल गया, और इस ढंग से इन्होंने बनारस में, इस ढंग से अहमदाबाद में, साबरमती में और सेवाग्राम में, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, सेवाग्राम के कलेक्टर को नरेंद्र मोदी ने हिदायत दे के रखी हुई है कि यहाँ खांसी छींक भी आई तो मुझे बताना है। और इस ढंग से उनकी नजरें भारत भर में गांधीयन संस्थाओं की जितनी भी जगह है, कदम कुआ पटना से लेके देश भर में सब जगहों पर इनकी नजरें हैं, और सब जगहों के आश्रमों को, जमीनों को दखल करने का, संस्थानों को, राजघाट तो कर ही लिया उन्होंने, मैं दिल्ली के राजघाट की बात कर रहा हूँ, वहां से अंतिम जन नाम की पत्रिका निकलती है, पिछले साल उस पत्रिका का विशेषांक है सावरकर विशेषांक, कैन यू इमेजिन। अच्छा, राजघाट की अधिकृत पत्रिका है, मुखपत्र है राजघाट का, उस राजघाट की पत्रिका का विशेषांक है सावरकर विशेषांक, ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए आरएसएस तो शातिर है, वो तो करेगा ही करेगा। जिस ढंग से हिटलर ने जर्मनी की सत्ता हाथ में लेने के बाद में सबसे पहले सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेबर मूवमेंट वाले लोगों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया, वही हाल जाने अनजाने में विनोबा भावे ने जो आज से कम 75 साल पहले ऐलान सबको उस समय सावधान किया था कि ये फासिस्ट लोग हैं, तो ये फासिस्ट तौर तरीका लेकर आरएसएस आज भारत भर में इस ढंग से
सब संस्थाओं को कब्जे में करने का काम कर रहा है। बनारस उस कड़ी में का एक पार्ट है। मुझे बहुत दुख है क्योंकि बनारस की संस्था में मैं जयप्रकाश आंदोलन के समय से लेके बीच में विभिन्न अलग अलग कार्यशालाओं में, गोष्ठियों में मैं गया हूँ, और अभी भी लेटेस्ट में ये डहाने के 1 साल पहले भी मैं उस राजघाट पे मैं था। तो ये जो आरएसएस फासिस्ट तरीके से एक एक संस्था संगठन को अपने कब्जे में किए जा रहा है, तो ये बहुत दुखद बात है। लेकिन उसके लिए हमारे अपने भी कुछ लोग जिम्मेदार है, उन्होंने भी अपने गिरफ्तार में झांकना चाहिए। आज आचार्य विनोबा भावे की जयंती वो भी मना रहे, और भी लोग मना रहे। अब सभी को हम अपील कर रहे हैं कि सचमुच आप आचार्य विनोबा भावे की जयंती आज मनाइए, अगले महीने में जयप्रकाश जी की लोहिया की मनाइए, 2 अक्टूबर को गांधी जी की मनाइए, लेकिन सही मायने में गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, लोहिया के अनुयायी आप तभी बन सकते जब आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो ही कोई विनोबा जी की सही जयंती मनाने की बात हो सकती है। अन्यथा ये पाखंड है विनोबा, गांधी, जयप्रकाश, लोहिया के नाम पर। कम से कम ये पाखंड बंद करो, खुल के आरएसएस के कैंप में चले जाओ, खुल के बीजेपी का समर्थन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, चले जाइए। आप गए ना, बहुत सारे लोग गए भाई, ऐसा नहीं कि कोई जाने वालों की संख्या कम है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है छुपे रुस्तम बन के अंदर में आस्तीन के सांप बनकर, ये बंद होना चाहिए। यही विनोबा भावे की 130वीं जयंती के बहाने में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो सही है कि सत्ता प्राप्ति की अंधी दौड़ में आज की तारीख में सारे दल लगे हुए हैं और कांग्रेस भी लगी हुई है। और फिलहाल इस चकाचौंध में अगर हमारा दिमाग साफ नहीं होगा, अगर हमारा वैचारिकी साफ नहीं होगी, तो निश्चित रूप से भटकाव उसमें आएगा ही आएगा। जिस तरीके का भटकाव आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर आया है, लेकिन उनके यहाँ चूंकि इतना सशक्त वैचारिकी है, इतना सशक्त उनका संगठन है उसको कंट्रोल करने वाला, कि वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। उसमें 1 आदमी 2 आदमी आया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां लिजिजापन है, जहां कांग्रेस में भी अगर हम उठा करके देखें तो कांग्रेस में भी गांधीवाद का केवल नाम ही लोग लेते हैं। गांधी को कहाँ कितने समय तक कौन मानता है, कौन जानता है। ऐसी हालत में आज की तारीख में जो दर्शन, भारतीय दर्शन है, जिसमें गांधी हैं, अंबेडकर हैं, मार्क्सिज्म है, समाजवाद है, इन सब का जो समुच्चय बनता है वो हमारा हिंदुस्तान बनता है, वो हमारे भारत का दर्शन बनता है। वो आदमी समता मूलक समाज की स्थापना की तरफ वो सबकी सामूहिक पहचान की लेकर के चल सकती है। तो आज विनोबा भावे की जयंती पर हम यही उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि ये सारे लोग इकट्ठा होकर के, और जो इंडिया गठबंधन आज की तारीख में बना हुआ है या बनाने की कोशिश हो रही है, उसको सतत मजबूत करने की जरूरत है। और अपने तुच्छ स्वार्थों के चलते, तुच्छ राजनीतिक सत्ता में अपनी केवल पकड़ बनाए रखने के लिए चाहे सब चला जाए, लेकिन हमारे हाथ से सत्ता नहीं जानी चाहिए। यह जो व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षा होती है, इससे ऊपर उठ करके जब तक हम भारत के आमजन की हम बात नहीं सोचेंगे, और यह जो मजबूत संगठन है जिसका विनोबा भावे जी ने